सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह ही है। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह सितंबर 1965 में जो हमारा अज़ली और बुज़दिल दुश्मन भारत, वो कहता था कि हम लाहौर में शाम की चाय पियेंगे, अब की मर्तबा एक दफ़ा फिर वो इसी तरह के नापाक अज़ाइम लेके बैठा था कि हम लाहौर को तबाह कर देंगे, हम कराची को तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह उनका 1965 में गरूर खाक में मिलाया, अब की बार एक दफ़ा फिर उनका गरूर खाक में मिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी से नवाजा। और ये नाज़रीन बेसिकली मज़हर है पाकिस्तान की कौम की यकजहती का, और पाकिस्तान की रियासत, चाहे उसमें हमारी कौम शामिल हो, हमारे तमाम सियासी जमातें शामिल हों, एंड मोस्ट ऑफ़ ऑल हमारी आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो बर्री फ़ौज हो, पाक फ़िज़ाइया हो, पाक बहरिया हो, और हमारा मीडिया, जिस तरह यूनिफिकेशन के साथ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, और जब भारत ने पाकिस्तान पे बुज़दिलाना कार्रवाई की तो फिर पाकिस्तान ने एक सीसा पिलाई दीवार बनते हुए, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है जो जुल्म के खात्मे और हक की मदद के लिए उसकी राह में सफ़े बस्ता होकर लड़ते हैं और गोया सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। तो नाजरीन, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कौम को और हमारे रिस्पॉन्स को एक सीसा पिलाई दीवार बनाया। वैसे हम हमेशा ये बात कहते रहे पाकिस्तान रियासती सतह पर, और हम एज अ कौम भी ये कहते हैं कि हम एक पुरअमन कौम हैं, हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन अमन किसी भी तौर पे पाकिस्तानी कौम या रियासत पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश हमारी कमज़ोरी नहीं है, और भारत को ये मिसकंसेप्शन हुआ या उनको आई थिंक समझने में गलती हो गई एक दफ़ा फिर कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान की कमज़ोरी, और फिर उसने हमारी सालमियत पे हमला किया। और नाज़रीन, हम अगरचे साइज़ में हमारा मुल्क छोटा ज़रूर है, हम आबादी के हवाले से छोटे हैं, लेकिन हमारा जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत आसमान से भी ऊपर तक है। और पाकिस्तान की आवाम इस बात पे मुत्तफ़िक है कि हम अपनी खुददारी और सालमियत को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, हर किस्म की कुर्बानी देंगे। और आपने देखा, चाहे वो 7 साला इर्तज़ा तूरी हो या 33 दीगर शुहदा हों, हम अपने जिस्म के खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, जो कि हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा कि किस तरह दुश्मन का गरूर पाश हुआ, और आखिर में अल्लाह ताला जिस तरह सूरह फतह में फरमाता है, इन्ना फतहन लका फतहम मुबीना, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह का फ़ैसला फरमा दिया। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और आजिज़ी के साथ सरनगू हैं अल्लाह ताला के आगे, और सजदा रेज़ हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़तह का फ़ैसला फ़रमाया, पाकिस्तानी कौम को फ़तहयाब किया, हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। और हम इस बात का इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे भी पाकिस्तानी कौम यकजा रहेगी कि किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर, चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्द हों या वो बैरूनी दहशतगर्द हों, जो कि अंदरूनी भी जो हमारे दहशतगर्द हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में टेररिज्म करते हैं और बाकी मुल्क में, और वो बैक्ड होते हैं, जिस तरह कल DGISPR ने कहा कि उनकी भी बैकिंग अनफॉर्चुनेटली भारत से ही होती है, उनका भी इसी तरह मुकाबला किया जाएगा। और दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने बहुत हद तक जीत ली और आगे भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। तो हम उस बात की उम्मीद करते हैं कि भारत ने जो इससे सा होगा, और आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी नापाक अज़ाइम से पहले और नाकाम अज़ाइम, जो कि हमेशा वो नाकाम होता है, नरेंद्र मोदी और भारत 100 दफ़ा सोचेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पाक फ़िज़ाइया ने नाज़रीन दुश्मन को धूल चटाई, जिस तरह इकबाल शेर में कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यही जज्बा पाकिस्तान के एक बच्चे के ऊपर है, और पूरी दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा जो कि पूरी दुनिया आज फरमा रही है, चाहे वो CNN हो,
चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो अल जज़ीरा हो, चाहे वो नेशनल टाइम्स हो, सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को जवाब दिया, दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ आज की अगर मैं आपको ब्लूमबर्ग की सुर्खी बताऊं तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ट्रूस लीव्स इंडिया फ्यूरियस, पाकिस्तान इलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्योंकि हमेशा ख्वाहिश रही है कि रीजन में अमन हो, तो हम जो है अमन पे खुश हैं और हम इस बात का उम्मीद करते हैं कि अमन दौरा होगा और दूरस्त अमन होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह देखा। आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, कल DGISPR ने भी जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाए गए, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह देखता है। तो CNN ने सबसे पहले देखा कि किस तरह, आपने देखा कि CNN ने सबसे पहले किया कि जब पाकिस्तान ने भारत का रिस्पांस दिया तो वो इतना शॉकिंग था पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए खुद, कि वो भागा भागा अमेरिका के पास गया कि इसमें जो है उनकी जंग बंदी कराई जाए। फिर अल जज़ीरा ने, आपने देखा कि अल जज़ीरा ने किस तरह आजकल अपनी शह सुर्खी लगाई और उसमें लिखा था कि इंडिया वांटेड टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बट एंडेड अप बीइंग वीक। फिर एक और नाज़रीन, नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो है इदारा है, उसने आज लिखा कि हाउ पाकिस्तान फ्लीट ऑफ J-10 फाइटर्स डिफीटेड द इंडियन राफेल टेक्नोलॉजी। ये भी नाज़रीन चश्मे फलक ने जो नज़ारा देखा वो रहती दुनिया तक पाकिस्तानी भी याद रखेंगे खुशी से, और जिस तरह भारत में इस वक्त सोग का समय वो भी रहती दुनिया तक ये याद रखेंगे। एंड ऑब्वियसली आपने आज देखा कि किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ख्वाहिश रखी है, तो आज जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल सी की तरफ जाने तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज अपर लॉक लगा, मार्केट 10 मिनट में 10,000 पॉइंट का उसमें इजाफा देखा गया। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर आवर पीपल। आपने देखा कि किस तरह सियासी क़यादत ने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर यकजान होकर कहा कि हम बेशक अंदरूनी तौर पर हमारे इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन जब मुल्क की सालमियत का मामला है तो पाकिस्तान हमेशा जो है स्टेड फास्ट रहेगा और हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ का हिफाजत करेगा। इसी तरह अल जज़ीरा हो गया, रॉयटर्स हो गया, सब यही खबर लगा रहे हैं कि भारत में किस तरह एक सोग का समा है। इस हवाले से हम आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी तारीखी कामयाबी से नवाजा और पूरी दुनिया इसको किस तरह देख रही है। इसको मज़ीद एनालाइज करने के लिए हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर कमर चीमा को। बहुत ही मुस्तनद राय रखते हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू मोहित साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी टू अनदर पाकिस्तानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें ये इस कामयाबी से नवाजा। व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी पे सबसे पहले तो अल्लाह के आगे सर नगूं करना चाहिए कि उस मालिक ने मुल्क व कौम की इज़्ज़त रखी और वो भारत जो कह रहा था कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास S-400 सिस्टम है, हमारा 80-85 अरब डॉलर का बजट है और उसके मुकाबले में 8-9-10 अरब डॉलर हमारा बजट है। थोड़ी सी आर्म फोर्सेस हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ घंटों में पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने और आर्मी ने मिल के वो रिज़ल्ट हासिल किए कि जैसे ही पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट बंद की, जो मिसाइल मारने बंद किए सुबह 4:30 बजे से लेके और सुबह 10 बजे तक जो लगे रहे, तो आधे घंटे बाद आपको पता है कि इंडिया की फ़ौज की रिप्रेजेंटेटिव आई और उन्होंने कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। तो मेरा ख्याल है कि द जॉब वाज डन और पाकिस्तान तो कभी भी नहीं, हमें तो मजबूर किया गया था और फिर मजबूरी में जवाब देना तो बनता है वतन कौम मिल्लत की इज्जत के लिए। एब्सोल्युटली सर। सर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, अल जज़ीरा की भी खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी कि द स्टोरी उन्होंने अपना टाइटल दिया कि इंडिया वांटेड टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बट एंडेड अप बीइंग वेरी वीक। क्या इस तरह के अवामिल थे? एक तो चलें हमारी माशाल्लाह जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ और जिस तरह कौम यकजा होकर जवाब दिया है भारत को, तो ऑब्वियसली उसमें अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तो आनी थी, लेकिन भारत के हवाले से अगर आप देखें तो उनसे क्या गलतियां हुई कि उनकी इतनी तारीखी उनको हजीमत उठानी पड़ी?
देखें, एक तो ये है कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया हुआ था, और दूसरा ये है कि वो राफेल राफेल तो रफाल रफाल तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो वर्जन राफाल का नहीं खरीदा था जो वर्जन महंगा था या जिसके अंदर सारे ऑप्शंस मौजूद हो सकते थे, क्योंकि ये एक प्योरली मिलिट्री की चीज़ें हैं, तो मैं इस पे वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फ्रेंच भी ये कहते हैं कि इन्होंने सस्ते राफेल खरीदे, और एक तो ये चीज़ है, दूसरा उन्होंने इन चीज़ों को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। इसका वो मकसद नहीं था कि आपने सिक्योरिटी दिफा के लिए इस्तेमाल करना हो, तो ह्यूमिलिटी होती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, और वो कहते थे 2019 में भी कहा था कि हमारे पास राफाल होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। तो वो मोदी साहब ने कहा था ना कि हम पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के पास कुछ रहता ही नहीं अगर हम राफेल का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त 2019 में। जी, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है, एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा राफेल का वो वर्जन ना लेना, तीसरा पाकिस्तान की देखें टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी इंडिया के ऊपर रही है, और ये बातें जो हैं वो अब दुनिया कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि पाकिस्तान, इवन इंडियंस ने बातें करनी शुरू कर दी हैं, जनरल्स ने, कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो इवन के चाइना से भी बेहतर शायद लड़ रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के पास एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान का डाटा लिंकिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था। सो जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसके पास, और आप देखें ना कि बिकॉज ऑफ दिस अच्छी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से हमारे लोगों को राउंड द क्लॉक बैटल स्पेस की विजिबिलिटी थी, जिसकी वजह से आप देखें ना कि अगर हम उनकी पायलट्स की चैटर सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो जो 80 पायलट क्या बात कर रहे थे, हमारे तमाम जो जहाज हवा में थे वो सुन रहे थे कि क्या बात हो रही है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ पहुंच गई है। तो ये दिस इज समथिंग ग्रेट और अप्रिशिएटिंग चीज है। सो That's what I think. सर, मजीद अभी आपने चीन का जिक्र किया, और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है तकरीबन आई थिंक हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम चाइना के साथ, चाइना के ताउन से हम खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसे J-10C हमने तैयारी लिया, 7 महीने के कलील अरसे के अंदर सारी ट्रेनिंग भी मुकम्मल की, जहाज़ों के इंडक्शन भी हुई, और अब वक्त के साथ मज़ीद इंडक्शन हो रही है। तो ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये चाइना के नज़रिए से उनके मिलिट्री हार्डवेयर के लिए कितना बड़ा बूस्ट, स्पेशली अगर अब ग्लोबल दुनिया में चाइना पिच इन करना जाए। देखिए, आप तो देखिए चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर के बारे में एक चीज़ हमेशा कही जाती थी कि दिस इज़ नॉट वॉर टेस्टेड। देखिए, अब चाइनीज जेट्स भी वॉर टेस्टेड हैं, चाइनीज मिसाइल भी वॉर टेस्टेड हैं, और अब फ्रेंच जो है या बाकी दुनिया ये कह रही है कि हमने इंडिया को जो कुछ दिया है उसमें वो थोड़ी सी गलतियां कह रहे हैं कि जी ये अपडेटेड वर्जन नहीं लेते, सस्ते इन्होंने जहाज ले लिए, इनको महंगे लेने चाहिए थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये चीज़ें जिसे वो कहते हैं ना, दे आर देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट कि चाइना को पाकिस्तान ने ग्लोबली रेलिवेंट कर दिया है, चाइनीज टेक्नोलॉजी को रेलिवेंट कर दिया है, एंड पाकिस्तान इज डूइंग फाइन। और आप जिस हमारे एयर वाइस मार्शल कह रहे थे कि दुनिया की एयरफोर्स पाकिस्तान आके देखेगी, जी इंडिया बार बार आपको पता है एक चीज कहता था कि जनाब हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते, और कल फिर उन्होंने खुद थर्ड पार्टी परसों इंटरवेंशन मांगी, रिक्वेस्ट की अमेरिकन से कि सीज फायर करवाएं, हमारी बात करवाएं। और इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे मैं सीज फायर नहीं करूंगा, इंडिया किसी की बात नहीं सुनता, ये एक नया इंडिया है, तो ये एक फोन कॉल में ढेर कैसे हो गए नरेंद्र मोदी साहब। तो मैं समझता हूं कि ये एक चीज डिप्लोमेटिक भी कामयाबी पाकिस्तान को मिली, बैटल ग्राउंड में भी कामयाबी मिली, नेशनली पूरी की पूरी कौम जेल हुई, हमारे एयरफोर्स और मिलिट्री कैपेबिलिटी की दुनिया में डिमांड बढ़ी। तो मैं समझता हूं कि और फिर देन इंडिया के अंदर मोदी साहब ने, क्योंकि हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, हर चीज वो ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। तो अब वो सारी ऑपोजिशन अभी मांग रही है ना, कह रही है, कांग्रेस ने कहा है उनको नरेंद्र मोदी की पार्टी को कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और बताएं कि सीज फायर क्यों किया, क्यों आपने इंसल्ट की। अब तो वो अंदर लड़ाई शुरू हो गई इंडिया के अंदर। विक्रम मिश्री उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनके साथ किस तरह उनको हरास बकायदा किया जा रहा है। कमर साहब, एक और हालांकि आखिरी बात मोहित साहब, उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर
जो कहा गया उन्होंने कर दिया। भारत हमेशा से इंकारी रहेगा जी, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, और वो तो आप कश्मीर को डिस्प्यूटेड भी नहीं, अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर समझता है भारत। कश्मीर इशू का जो भारत कहता है अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एलाय है, अमेरिका का कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट मानना, अलग ऐलान मानना, और मतलब जो बाइडन का जो दौर था साबिक सदर, उसमें इस मामले पे समझे बिल्कुल एक ठंड थी मतलब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पे दोबारा जो कश्मीर का इशू उजागर हुआ है वो भारत के लिए कितनी बड़ी शिकस्त है, और हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोदी का जो एक जंगी जुनून है वो अभी भी उनके सर पे सवार तो है, और वो जो उनको जितनी बड़ी शिकस्त हुई है तो मुझे नहीं पता कि वो इसको किस तरह लेंगे आगे जाते हुए, और ये नरेंद्र मोदी के अंदरूनी मामलात के लिए किस तरह उनकी सियासत के हवाले से, स्पेशली अब बिहार में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, व्हाट डू यू फोरसी फॉर द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ कश्मीर इशू, भारत का डिप्लोमेटिकली, और मोदी का ये जो इंटरनल मामलात है सियासत के हवाले से भी। देखिए, आइंदा दिनों के लिए नरेंद्र मोदी को एक तो जो उनका कॉन्फिडेंस था वो खत्म हुआ है, दूसरा बात जो है वो इंडिया ने, आप देखिए ना 22 के बाद जो मोमेंटम बिल्ड किया, फौज, एयरफोर्स, पहले तो वो डिप्लोमेटिकली शिकस्त हुई उनको कि दुनिया ने उनका केस माना ही नहीं, लोग मानते ही नहीं थे कि इंडिया को हम फ्री हैंड देंगे, वो जो मर्जी करे। फिर बैटल ग्राउंड में खुद चढ़ाई की, वो मुंह की खानी पड़ी, वापस जाना पड़ा, दुनिया से जाके कहना पड़ा कि मेरी निगोशिएशंस कराओ। अब अवाम के साथ लड़ाई शुरू हो गई है कि अवाम पूछ रही है कि तुमने किया क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी अगर इंडिया की अवाम और अपोजिशन जो है वो मिक्स हो जाएंगे और वो कहेंगे, मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि ये बेसिकली वॉरमॉन्गरिंग करते हैं, हालात को खराब करते हैं, फिर ये इस काबिल नहीं है। एक अमेरिका के फोन ने 1.4 बिलियन की आबादी के वजीर आजम को 2 मिनट में मजबूर कर दिया कि सीज फायर करो। तो मैं समझता हूँ, और फिर ये फौज के ऊपर कहना जी बड़ा पैसा लगाया, और ये कोई पैसा नहीं लगाया, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, और ये बेसिकली देखें इनका बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये अपनी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां से मसला खराब होता है ये इन्होंने अपने, और इस सारे का एडवांटेज इनकी बीजेपी की पार्टी को होता है जब भी फौज को इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी बात है, फिर फोर्स का वो मोरल नहीं रहता। फोर्स जो होती है ये उसका माइंडसेट होता है, जो मोरल से लड़ते हैं वो एक आइडिया से लड़ते हैं कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर तो आप आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहे हैं तो ठीक है, बट इफ यू आर फाइटिंग फॉर द आइडिया ऑफ बीजेपी एंड आइडिया ऑफ आरएसएस, तो फिर तो सारी बात है 1.4 बिलियन की मुल्क की फौज है, हर बंदा तो बीजेपी आरएसएस का फॉलोअर नहीं है। आई थिंक that is an important Absolutely. कमिश्नर साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी आपने डिप्लोमेटिकली बात की, और अगर हम रीजन की भी बात करें, कल DGISPR ने भी कहा कि इस खत्ते के लिए जंग जो है वो दैट इज़ अ वेरी, उन्होंने उसको कहा कि ये एक बहुत रिडिक्यूलस आइडिया, जंग का कॉन्सेप्ट इन दिस रीजन, अफोर्ड नहीं कर सकता ये रीजन। तो ऑब्वियसली जंग तो इस किसी के भी हक में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड करना था, वो तो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी बात की कि इंडिया को किस तरह डिप्लोमेटिकली कोल्ड शोल्डर मिला, चाहे वो इंटरनेशनल दुनिया हो या वो इंटरनेशनल मीडिया हो। इज इट बिकॉज इंडिया वाज पंचिंग अबव इट्स वेट, वो अपने आप को कहना चाह रहा था कि हम दुनिया के कोई इमर्जिंग सुपर पावर है? क्या दुनिया इससे तंग आ गई थी? देखें, मैं समझता हूँ कि इंडिया ये बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी इस्तेमाल करते थे, इमर्जिंग सुपर पावर, हम दुनिया में, हम जो है वो हमारा कोई जोड़ नहीं है। भाई 80% लोग तो आज भी भारत में आटा हुकूमत से लेते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इंडिया की गवर्नमेंट खुद, बीजेपी, नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहते थे 20-30% लोग इंडिया में अगर रोटी खाते हैं अच्छी, तो दैट डज नॉट मीन कि आप मुल्क चढ़ाई कर दें। और देखिए मुकाबला, खुद ये कहते थे चाइना बहुत पीछे रह गया, अमेरिका हमारे साथ है, फलां फलां, और ये ओवर कॉन्फिडेंट कौम है। और जिस तरह आप देखें सारे का सारा मीडिया एक्सपोज हुआ है, सारी की सारी मिलिट्री एक्सपोज हुई है, आज तक मिलिट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उनके क्या नुकसानात हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ग्लोबली इंडिया का स्टेचर, इस्लामाबाद के अंदर सारी जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक ही बात हो रही है कि इनकी ईगो हर्ट हुई है, और ये ईगो हमने पाकिस्तान नहीं करनी, हमने पाकिस्तान से राब्ता नहीं करना, पाकिस्तान होता ये भीख मांगते हैं, ये चाइना से मांगते हैं, ये चाइना। ओ भाई, पाकिस्तानी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, शुक्र करते हैं अल्लाह पाक का कि उसने हमें ये ताकत दी कि जिस चाइनीज इक्विपमेंट को तुम कहते थे कि ये काम नहीं करेगा, तुम्हारे फ्रेंच जहाज़ों को हमने गिरा दिया, और तुम्हारे जो गुरूर है वो भी खाक में मिला। हम ये बातें नहीं करना चाहते, हमें मजबूर किया जाता, फोर्स किया जाता कि ये माहौल बनाए। बहरहाल अमन जो है ना, उसमें सबकी जीत है, और भारत की
चाहिए कि नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करें कि और इनको प्रेशराइज करें और इनको कहें कि जिंगोइज्म बंद करके इंडिया का जो मुआशरा है उसको इस डायरेक्शन में ना लेके जाएं, वरना पाकिस्तान ने अपनी स्किल कैपेबिलिटी तो दिखा दी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन कर अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान, इस खित्ते को, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। जहाँ जहाँ अनरेस्ट है, जंगें हैं, वहाँ पे अमन कायम हो, ताकि लोग और जो दुनिया की हुकूमतें वो अपने लोगों की फलाह बहबूद पे काम कर सकें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हम इसी तरह कामयाबियों से हम जो है सेलिब्रेट करते रहें। मुझे मुइज़्ज़र रहमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।